जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का आज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। स्पॉटिफाई पे भी आप लोग मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले ही आजकल लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है सारे एपिसोड्स होते हैं अमेजिंग, जिससे आप लोगों को सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो बात करते हैं आज के गेस्ट वैभव जैन जी की। वैभव ने 2014 में IIM इंदौर से फाइनेंस में MBA किया था और वो एक सर्टिफाइड CFA भी हैं। वैभव ने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफरेंट रोल्स में काम किया है। उन्होंने रिसर्च एंड एनालिटिक्स फर्म द स्मार्ट क्यूब में एक एनालिस्ट की तरह काम करने के बाद कई सालों तक डॉच बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल में काम किया। फिर वो ऑलमोस्ट 3 साल तक एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट रोल में थे। फाइनली उन्होंने इन्वेस्टमेंट और रिसर्च पोर्टफोलियो फर्म वेल्थ डेस्क को वेल्थ मैनेजमेंट पार्टनरशिप्स और सेल्स हेड के रूप में ज्वाइन किया। सो वैभव के पास वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और बहुत सारे रिलेटेड फील्ड्स का जबरदस्त एक्सपीरियंस है और हम कोशिश करेंगे उनके इस एक्सपीरियंस से आपको आज काफी कुछ सीखने को मिले। तो अब देर किस बात की, जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, पानी की बोतल साथ में रख लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस शो को। इसका नाम है मार्केट की बात ग्रो के साथ और आज के गेस्ट हैं वैभव जैन। हाय वैभव, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक्स नीरज, ऑल गुड, सब बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। और हमारा ये 2022 जो है जा रहा है, 2023 आ रहा है और आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है 2022 के अंत में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर, एंड काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं हम। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या अभी जो चाइना में अभी कोविड की एक बहुत बड़ी हमारे पास न्यूज़ आई कि चाइना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस समय कोविड से, क्या कुछ मार्च 2020 की यादें ताज़ा हुई? क्या उसका इम्पैक्ट ऐसा देखने को हल्का सा हमें देखा कि मार्केट ने थोड़ा उसका इम्पैक्ट लिया भी, थोड़ा नीचे भी आया। तो अभी चाइना की जो कोविड सिचुएशन है उसके चलते इंडिया में क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या आपको इम्पैक्ट लग रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जानना चाहेंगे। शुक्रिया नीरज। हाँ, अभी चाइना में जो अभी रिसेंटली हमने सुना नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड, एंड चाइना ही नहीं है, इनफैक्ट जापान, थाईलैंड एंड कोरिया, कुछ और कंट्रीज में भी ऐसा हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये कुछ हफ्ते पहले चाइना की गवर्नमेंट ने जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसको जो रिलैक्स किया ना, आई थिंक समवेयर वो थोड़ा इम्पैक्ट किया एंड नंबर ऑफ केसेस अगेन स्टार्टेड राइजिंग। नाउ इफ यू आस्क कि क्या सेम सिनेरियो है मार्च 2020 का, देखिए मार्च 2020 में जब ये केसेस आए थे, लॉकडाउन हुआ एंड मार्केट एक्चुअली शार्पली फेल, राइट, उस समय कुछ अपना 30-40% का फॉल आया था। जनरली द फॉल इन द स्टॉक मार्केट्स इज बिकॉज कोई अनप्रेडिक्टेबल और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से शॉक लगा। इस बार ऐसा कोई शॉक नहीं है बिकॉज पूरा टेम्पलेट रेडी है, पीपल नो कि कुछ ऐसा होगा तो ये सॉल्वेबल है। लास्ट टाइम व्हाट आई रिमेंबर इज कि पता ही नहीं था आगे होने क्या वाला है, दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। Now after the cases and all started kind of coming up, Monday को I think immediately after the Christmas day there was a fall, and वो fall जो आया ना जिन जिन सेक्टर्स में और स्टॉक्स में आया, that was very much replicable to जो अप्रैल 2020 में हुआ। मल्टीप्लेक्सेस गिरे, होटल, एविएशन, ऑल दीज सेक्टर्स, कसिनो, अपना डेल्टा कॉर्प स्टॉक हो गया जैसे, ये सब शार्पली फॉल हुए। बट बढ़ा क्या? फार्मा। दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक वॉट हैपेंड इन अप्रैल 2020, अप्रैल एंड मे। बट अप्रैल मई में रिकवर होने में टाइम लगा, लेकिन यहाँ तो महीने दिन हफ्ता खत्म होते होते पूरी रिकवरी, पूरी नहीं बट काफी रिकवरी आ गई। सो द पीपल आर नॉट शॉक्ड। इनिशियली वो होता है कि हाँ ठीक है, पीपल हैव बीन सेलिंग की बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ये तो हो गया स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट। कमिंग टू लॉन्ग रन में इसको कैसे देखना चाहिए? सी आई थिंक इंडिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा। बिकॉज अगर ये 4-5 कंट्रीज अगर लॉकडाउन में वापस जाती हैं बाई चांस, तो सप्लाई चेन इश्यूज तो आएंगे, सप्लाई चेन विल बी डिसरप्टेड, सो कहीं ना कहीं इंडिया विल बी इम्पैक्टेड जस्ट लाइक ऑल अदर कंट्रीज। However, in the medium to long run, I see again an opportunity coming back to India, where चाइना के ऊपर जो ऑलरेडी जो ट्रस्ट खत्म होता दिख रहा था वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी का, आई थिंक वो वापस ऐसा लगा कि फिर से इकोनॉमी खोल दी, फिर से केसेस आ गए, तो इंडिया के पास वापस वही चाइना +1, चाइना +2 स्ट्रेटेजी पे कैपिटलाइज करने का मौका मिल रहा है। अभी व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग इज, द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग इज टू कंटिन्यू विद इट्स PLI, जो अपना परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसको थोड़ा और सेक्टर्स में अगर हम लोग काइंड ऑफ उसको एक्सपेंड करते हैं, एंड थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे लो इनकम कंट्रीज को नहीं ऊपर आने देते और अपना सेल्फ रिलायंट बनते, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव मूव। एक लास्ट पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, समवेयर आई वाज रीडिंग अ फ्यू डेज अगो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल पे कैप लगा दिया है इम्पोर्ट पे।
तो रशिया का जो है वो ऑयल अभी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उनके पास सप्लाई बढ़ती जा रही है अगर वो कैप के ऊपर जा रहा है तो। अब जब सप्लाई बढ़ रही है तो दो ही कंट्रीज जनरली बचती हैं, चाइना एंड इंडिया, जो कि उसका सप्लाई को वो इंडिया से वो खरीद कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम कर सके। अभी चाइना में अगर ये वापस लॉकडाउन आता है या कुछ उनका डिमांड हिट होता है तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा नेगोशिएटिंग पावर हो जाएगा टू गेट मच चीपर ऑयल, विच इज एनीवेज 2022 में कंटिन्यू किया ही है इंडिया ने। एंड अपने को पता है कि अपना इंपोर्ट बिल पूरा ऑयल से ही इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस आई थिंक अगेन इन द शॉर्ट टर्म वी आर इन अ गुड पोजिशन। सो ओवरऑल आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग बैक इन 2020। इंडियन मार्केट्स विल बी इम्पैक्टेड फॉर अदर रीजन्स रादर देन कोविड इज वॉट आई थिंक नाउ। राइट। सो अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम जिस पड़ाव पे हैं इस समय, टाइम के जिस पड़ाव पे हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है ये कि 2023 का आउटलुक कैसा लगता है मार्केट का, किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, किन सेक्टर से थोड़ा बच के रहना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर एक साल के पर्सपेक्टिव, तो मैं जनरली एक साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूँ, जनरली आई लुक एट 4-5 years पर्सपेक्टिव। बट इफ़ यू आस्क मी इमीडिएटली 2023 का आउटलुक, 2023 एक्विटीज़ के लिए आई वुड रादर फील म्यूटेड रहेगा। When I say muted रहेगा, थोड़ा फ्लैटिश टू अ लिटिल सिंगल डिजिट पॉजिटिव मे बी। 2022 में भी आपने को शायद 4 से 5% निफ्टी ने रिटर्न्स दिया था। 2022 के जनवरी में भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस साल इक्विटीज विल नॉट बी काइंड ऑफ बी वेरी मच लाइक 2020 और 2021। आई थिंक 2023 विल ऑल्सो बी सेम, बिकॉज 2024 में जब इलेक्शंस आने वाले होंगे तब एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट विल बी कमिंग आउट विद लॉट ऑफ पॉलिसीज, बट इनिशियल 7-8 मंथ्स तक थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी म्यूटेड रहेगा। इफ यू आस्क मी सेक्टर्स, आई थिंक वी शुड फॉर अ लॉन्ग टर्म, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई थिंक वी शुड स्टिल बी पॉजिटिव ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आई थिंक कंजम्पशन विल कंटिन्यू टू बी काइंड ऑफ डिली डेली, बट ओवर द लॉन्ग टर्म धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। एंड वन सेक्टर वेयर आई थिंक कि इनिशियल 6 months में should be good would be again banking and finance, which is anyways continuing for the past maybe 6 months or so. तो आई थिंक क्रेडिट साइकिल अपटेक है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये 3-4 सेक्टर आपके शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछें मेरे से कि अगर आप हाउ डू यू लुक एट 5 years डाउन द लाइन, विच इज़ वॉट आई जनरली आंसर पीपल, तो अगेन दैट मच डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट विच कम्स इन 2024 एंड आई डोंट वांट टू टेक अ कॉल ओवर देयर, बिकॉज लॉट ऑफ सेक्टर्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में एक जो बेस्ट बात है वो ये है कि अपना जो राइजिंग मिडिल इनकम जो जिस तरह से राइज कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, अपना मे बी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ऑलरेडी है, बट ऑल दीज सेक्टर्स विच इज़ रिलेटेड टू डिमांड की, वो तो डिमांड तो बढ़ेगी। आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, लग्जरी गुड्स हैं, इवन जो कंफर्ट गुड्स हैं, वो सब सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू डू विद रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द गवर्नमेंट कम्स इन। राइट। 2023 म्यूटेड रहेगा, ये एक बड़ी स्टेटमेंट होने वाली है आपकी तरफ से थोड़ा सा स्टॉक्स के लिए। तो इसके और रीज़न क्या है? मतलब एक तो आपने बताया कि गवर्नमेंट का रीज़न है कि भाई इलेक्शंस 2024 में आने हैं, तो 2024 में कुछ हमें इनिशिएटिव्स दिखेंगे। अदर देन इलेक्शंस, क्या रीज़न आपको लग रहे हैं कि 2023 जो है वो म्यूटेड रहने वाला है एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न्ड? So globally looking, India is, I think it's a little overvalued. Obviously, lot of money has actually flown into India. Not flown into India, I would say, but India has outperformed the global indices on the basis of the domestic investment, domestic DIIs or retail investors के basis से. FIIs has seen the maximum outflow, if I remember, in the last 15-20 odd years. I think $16.5 billion का outflow रहा है FIIs का this year. And it was not only from India, but all emerging nations, FIIs have, kind of taken out money. Now to and because of DIIs and retail investors participating, we are already kind of valuation wise globally compare करें तो हम लोग बहुत ऊपर already हैं. आपका जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती, इफ यू जस्ट लुक एट अ P/E रेशियोज, राइट, सो जब तक आपका अर्निंग ग्रोथ इतना मैक्सिमम इतना अच्छा नहीं रहेगा तो आपका निफ्टी के लेवल्स या किसी भी स्टॉक के लेवल्स इतना ऊपर नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं तो एक एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज बनता है आना। I think whatever is happening in US, the recessionary, kind of global recession we are looking at, and rising interest rates. जब interest rates बढ़ते हैं, obviously it's not great for the equity markets. कहीं ना कहीं इसका impact आएगा। अगर if we have already seen a positive returns, and I don't know if there is any other country as big as India who has seen a positive returns in 2022, तो I think average out हो सकता है in 2023. Obviously future nobody has seen, but what I think is कि we are still not going to see a massive fall or a recession in India, but because of the global impact and everything combined, I think that should be a little muted for the equity. And when I say muted, I am saying
मे बी 5, 10, 15%। आई मीन हम लोग की आदत हो गई है ना अभी 20, 30% देखने की इक्विटी मार्केट्स को। ओके, सो जैसे भी आपने पी रेशियो पे जिक्र किया कि पी रेशियो अर्निंग्स में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, बट निफ्टी का पी रेशियो जो मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से एक मतलब सही लेवल पे है, इतना ओवर वैल्यू नहीं दिखता है। अगर मैं निफ्टी 50 के पी रेशियो की बात करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ 2018-19 या जब 20 में हमारा जब ये कोविड का सीन शुरू हुआ था, उससे पहले हमारा पी रेशियो मेरे ख्याल से 25-26 तक जा रहा था। अब तो वो काफ़ी कम चल रहा है इसके मुकाबले। एक चीज जो मुझे याद आ रही है 2020 में हुआ था कि अपने एनएसई ने कुछ अर्निंग्स में कुछ चेंज किया था, काइंड ऑफ एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से अर्निंग्स एक्चुअली काइंड ऑफ गॉट इन्फ्लेटेड, रिकैलकुलेट किया था या समथिंग। तो वो 25-26 का जो पी था दैट केम डाउन जस्ट बिकॉज आपका डिनोमिनेटर गॉट काइंड ऑफ अ लिटिल इंक्रीज। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अभी क्या पी चल रहा है, इफ यू नो नीरज, इफ यू कैन हेल्प मी। आई थिंक 21-22 के अराउंड तो चल रहा है, राइट? सो 21-22 I see it's not a massively overvalued obviously, but it's not undervalued also. I would see somewhere below 20 as या 18-17 रहेगा कि ठीक है, this is good for the stocks. But I think 21-22-23 के आसपास अगर वो है तो I would say it is decently valued or a little overvalued, not in a range of 25-26 के हिसाब से जो आप बोल रहे हो 2019 में। और 2019 में भी अगर आप बोल रहे हो ना, आई थिंक 2017 तक तो मार्केट बहुत ऊपर गया था। फिर 18 में बजट के बाद, जनवरी के बाद जब मार्केट में फॉल आया, देन एक्चुअली सिर्फ निफ्टी बढ़ा, स्मॉल कैप मिड कैप नीचे गए। आई मीन इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है जनरली, बट व्हाट आई थिंक इज दैट काइंड ऑफ दिस इज इन अ काइंड ऑफ अ normal valued zone, not an undervalued, which may see a massive kind of re-rating in Nifty or upliftment in Nifty. 18,888 आई थिंक हाईएस्ट टच किया है इस साल। Don't want to give numbers to that. I had written a post on LinkedIn very recently कि people just give 1 year का target which doesn't ever work. Last year का मैं थोड़ा सा देख रहा था कि lot of brokerages house gave 20,000, 21,000, 22,000 but 19 भी नहीं आया। Don't want to put in a number over there, but I think कि म्यूटेड, मतलब आई मीन जस्ट अ पॉजिटिव। एंड आपको म्यूटेड भी बड़ा पॉजिटिव लगा मुझे तो, मतलब 12-15% का रिटर्न इज नॉट म्यूटेड एट ऑल। मैं बताऊं आपको नीरज, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव एक्चुअली एंटर्ड द मार्केट इन 2020 एंड आई कीप टॉकिंग टू लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक काइंड ऑफ मिड 20s और लेट 20s, दे हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि यार वो हर साल 2020-21 जैसा होगा। तो उस ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आई एम जस्ट सेइंग कि भाई नेगेटिव नहीं हो सकता मे बी। एंड बाय द वे आई वाज जस्ट रीडिंग 7 years consecutively निफ्टी हैज given positive returns, be it 4% this year 2022. So अभी 7 साल से positive returns I think has never happened before. राइट, एंड दैट टू जब वो कोविड का पूरा सिनेरियो से हम लोग गुजरे। एग्जैक्टली, सो पूरे कोविड ईयर में भी हम पॉजिटिव रिटर्न पे एंड किए, सो दैट वाज अमेजिंग। राइट, अच्छा जब हम इसे वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, अभी आपने बोला कि वर्ल्ड में इंडिया जितनी बड़ी कोई भी कंट्री नहीं है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो 2022 में, एंड येस इट इज़ अ फैक्ट कि वर्ल्ड की इकॉनमी बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो परेशान चल रही है और इंडिया उसके मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही है। करेक्ट। तो शॉर्ट रन में इसका इम्पैक्ट मुझे तो मतलब मेरा ऐसा थॉट है कि जैसे आपने चाइना के बारे में बताया कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है कि अगर चाइना फ्लॉप होता है किसी भी तरीके से तो इंडिया को उसका एडवांटेज मिलता है। तो इसको भी हम कंसिडर करें कि 2023 में भी हमें ये सब देखने को मिलेगा और वो रिटर्न्स में ऐड ऑन करेगा थोड़ा बहुत हमारे। नहीं, डेफिनेटली नीरज, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग फॉर लास्ट आई थिंक कपल ऑफ इयर्स दैट दिस डेकेड इज आवर्स। अभी 2020 से 2030 तक देखें तो इंडिया इज आई थिंक द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू बी गिविंग मैसिव रिटर्न्स टू द इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड वन नीड्स टू बी पार्टिसिपेटिंग। बट हैविंग सेड दैट कि उन 10 साल में से कौन सा साल बहुत अच्छा जाएगा और कौन से साल अच्छे नहीं जाएंगे, आई थिंक दिस वन शुड नॉट काइंड ऑफ लुक एट द शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अ थिंग, जस्ट बी विद द फ्लो, रिएक्ट टू द मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म बट प्रेडिक्ट द मार्केट्स इन द लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल दोज थिंग्स। येस, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो यूएस का थोड़ा सा भी दबदबा थोड़ा कम हो गया है, एंड देन व्हाट एवर इज हैपनिंग विद इन द रशिया यूक्रेन वॉर एंड चाइना के साथ जो हो रहा है, सब चीज़ों का लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव। एंड यूरोप इज़ वेरी म्यूटेड नाउ, एक्चुअली यूरोप तो ऑलमोस्ट वी सी दैट खत्म ही हो गया है फ्रॉम द काइंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ऐसे में मुझको इंडिया के अलावा ऐसी कोई कंट्री दिख नहीं रही है विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अ नियर टर्म, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म फ्यूचर। राइट, एक आम हिंदुस्तानी का सपना होता है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी हो, उससे रेंट आए, राइट, वो रेंट कमाए, और
हमारे जो बड़े बड़े बूढ़े लोग हैं वो सब हमेशा बोलते हैं भाई अपना मकान होना चाहिए, अपनी दुकान होनी चाहिए। और रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास के फॉर्म में उभर के चीज़ आई है, वो है रीट्स, राइट। और साथ साथ में हमारे इनवाइट्स भी उनको बोला जाता है जो दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड से आए हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन चाहूँगा आपके साथ कि ये एज एन एसेट क्लास कैसे हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्या इन रीट्स को, इन इनवाइट्स को यूज़ करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स के अगर एक आम आदमी को आप समझाना चाहें कि रीट्स और इनवाइट्स क्या हैं तो कैसे समझाएंगे, एंड देन वी विल मूव फर्दर। डेफिनेटली। सो नीरज, व्हाट यू सेड इनिशियली इज राइट। आई मीन अपने जो अपने से ऊपर की जनरेशन है, आई मीन फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ऑल, दे आर स्टिल यू नो काइंड ऑफ रियल एस्टेट होना चाहिए। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो, माई फादर ऑल्सो, यार तूने अभी तक घर क्यों नहीं लेना। आई एम लाइक मेरे को नहीं लेना है। सी रीजन बीइंग व्हाट आई टेल पीपल इज दैट इफ यू वांट टू बाय अ रियल एस्टेट, बाय इट फॉर अ कंजम्पशन पर्सपेक्टिव इन इंडियन सिनेरियो टुडे, right? Rental yield के लिए when people are buying houses at least in the metropolitan city or even tier 2 cities in India, 2 से 3% का rental yield है। So वो जो ज़माना था ना when people bought in like before 2000 में भी सस्ती ज़मीन मिल गई, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया या फिर प्राइस काफ़ी बढ़ गया उसका। We have not been seeing that. The price is increasing massively. So investment perspective से तो I have always held this कि residential property में डालना बेवकूफ़ी है until and unless you want to live there. Now comes the question of commercial properties. Commercial properties are still, I think, they were still giving 6 to 7 to 8% rental yield, which was good. But commercial property में पैसा डालने के लिए बहुत पैसा चाहिए। Retail investors के लिए ये out of scope हो जाता है mostly. Right. In that way, very recently in 2019, first REIT was listed, which was Embassy REIT. Now to touch upon your question, REIT or InvIT होता क्या है? See, basically, and I have kind of worked in the Australian REIT sector for almost 2.5-3 years. So I understood before even they came to India कि what was REIT. रीट सिंपली ये है कि कोई भी एक कंपनी जो होती है वो अपने कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज को एक रीट स्ट्रक्चर में, विच इज अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर, उसमें डाल देती है और उससे रेंट आता है। तो वो जब टेनेंट को वो प्रॉपर्टीज जब टेनेंट्स लेते हैं तो दे कंटिन्यू टू पेइंग मंथली रेंट और क्वार्टरली रेंट, वॉट एवर द काइंड ऑफ डील हैज बीन थ्रू, एंड वो रेंटल जो पैसा आ रहा है टू द स्पॉन्सर, उसको रीट के टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। वो टैक्स एडवांटेजेस लेने के लिए 90% ऑफ दैट रेंटल विच इज कमिंग इन आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वो उसको डेफिनेटली पास ऑन करना पड़ता है अपने यूनिट होल्डर्स को। एक तरीके का आप रीट को समझ लीजिए रियल एस्टेट बैक्ड म्यूचुअल फंड के जैसे है, जिसमें आपका फोकस जनरली डिविडेंड रहता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इस केस में। तो रीट्स आर properties, and REITs are different class. So REITs can be commercial backed, matlab which is office space. There can be industrial backed, generally warehouse. There can be retail backed, which is malls and all. And obviously there can be residential, जो इंडिया में नहीं होता because इंडिया में no developer sells directly to people for rental purpose. आज की डेट में इंडिया में 3 REITs हैं, एम्बेसी REIT है, माइंडस्पेस है और आई थिंक रहेजा का REIT है एक। तो ये 3 REITs लिस्टेड हुए हैं अभी पिछले 3 साल में। और इनविट क्या होता है? इनविट इज द सेम कंसेप्ट बट बैकिंग रियल एस्टेट की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें। आई थिंक इंडिया में भी अगेन पब्लिकली लिस्टेड में 3 REITs हैं, जिसमें से या 3 या 4 हैं, जिसमें से एक का बैकिंग रोडवेज है which is IRB InvIT I think, and बाकी are your IndiGrid and Power Grid which is power transmission related. अभी बहुत सारे REITs और InvITs हो गए हैं, 5-6 हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, 5-6 हैं, बट आई थिंक यील्ड हमको उसमें 6 से 7 से 8% के आसपास मिलती है प्री टैक्स। तो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको 6 से 8% का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है साल का, प्लस आपके पास उसके यूनिट प्राइस, जैसे स्टॉक प्राइस होता है, इसकी यूनिट प्राइस इंक्रीज होने का भी स्कोप है। तो लार्जली आपको 6 से 8% आपको मिलता रहेगा, प्लस आपके पास इट्स लाइक अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। I would definitely suggest people to look into this asset classes to diversify their equity, kind of equity asset allocation. If you have a patient capital of 3 to 5 years, plus you believe in the real estate or the infrastructure sector, which I said in the earlier question, infrastructure, I see a massive boom coming into India. I think this is something which is worth looking. So I'll also just give a background. So currently where I'm working at Welldesk, so we have lot of managers who are creating their portfolios, which we call wealth baskets. And depending upon the theme, sector and all, they offer it to the retail investors, वो अपने broker के साथ log in कर सकते हैं। एक हमारे मैनेजर हैं, एक हमारे इनफैक्ट सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जिन्होंने इस तरह का इनविट और रीट पे एक वेल्थ बास्केट बनाया है।
आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, बट आई थिंक उसमें ये 5-6 स्टॉक्स को रीट और इन्विट को लेके उन्होंने किसी प्रपोर्शन में डाला है. तो इफ समवन इज नॉट वेरी श्योर कि किस में डालना चाहिए आउट ऑफ दोस 6, आई थिंक दिस इज अ गुड डाइवर्सिफाइड ऑप्शन ऑफ अ डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ एन ऑफरिंग. सो दिस कैन बी perfectly looked at into this kind of scenario. मैं आम भाषा में ये समझ पाया कि मैं जब रीट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. Yes. और उस रियल एस्टेट से जो रेंटल जनरेट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगी, मेरा उसमें हिस्सा होगा, वो मुझे डिविडेंड के फॉर्म में, अगर मैं इक्विटी से कंपेयर करूँ तो डिविडेंड के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा. Exactly. राइट. एंड ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि जिसको नहीं समझ आ रहा है भाई, वो 5-6 जो है रीट्स, जितने भी रीट्स हैं वो सब जो है ले सकता है एक प्रपोर्शन में. क्या बात है. ग्रेट. सो मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए दीज कैन बी यूज बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी बिटवीन 6 to 8% ऑफ फिक्स्ड, बट इट कैन बी एन इक्विटी लाइक स्ट्रक्चर में आपका और भी पॉजिटिव हो सकता है, बट वहां पे नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस आई विल जस्ट टेल यू वन एडिशनल पॉइंट नीरज. एम्बेसी रीट जब लिस्ट हुआ था आई थिंक 310 रुपए पे, तो आई थिंक इट सॉ हाई ऑफ 550 इन 1 or 2 years. तो आपको वो 6-8% के ऊपर आपको ये रिटर्न भी मिला है, somewhere around 60-70% in 2 years. Obviously after COVID came kind of the it was an uncertain ना, work from home culture and this and that, and ये पूरा office focused है. अभी ऑफिस बंद हो गए थे तो शेयर प्राइस started falling, although the dividend yield or the distribution yield did not fall much. But I think one should also take into this account कि this is not like a fixed income asset class जहाँ आपका certain है कि आपको 6-8% के ऊपर नीचे कुछ मिलेगा नहीं. यहाँ आपका इक्विटी रिटर्न्स, जो इक्विटी टाइप रिटर्न्स है ना, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, तो वो या तो आपके रिटर्न्स को और इन्फ्लेट कर देगा या आपको नीचे भी ले आएगा. लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से दिस इज गुड अगेन. राइट. रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, मतलब जब भी हम देखते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट के रिस्क भी पता होने चाहिए. मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि रिस्क पता होने चाहिए. तो रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, कैपिटल कैसे इसमें लूज हो सकता है, क्या क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है. सी लाइक आई सेड, ये टेनेंट्स जो जिनको ये ऑफिस प्रॉपर्टीज अगर हम बोलते हैं रीट्स अगर दे रहे हैं, तो कौन टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ टेनेंट्स विच हैव एक्चुअली टेकन अप द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. अगर आपका वैकेंसी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑक्यूपेंसी कम हो रहा है अगर, तो ऑब्वियसली इट इज़ नेगेटिव फॉर द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका खाली पड़ा हुआ है. काइंड ऑफ लीज जो आपका 5 साल या 10 साल का अगर लीज तय होता है और वो लीज को रिन्यूअल हो रहा है और हमें लग रहा है कि यार अभी कोविड आ गया, अभी पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, देन टेनेंट विल ऑल्सो नेगोशिएट हार्ड विद काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर की बॉस, अब मैं तुम्हें 5% 10% का इंक्रीमेंट नहीं दे सकता हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर अ बिट रिस्की, काइंड ऑफ पर्टेंस टू एक्चुअली रिस्क कि आपका वो जो इन्फ्लो जो आ रहा है रेंटल का, वो कंटिन्यूसली अच्छा चल रहा है कि नहीं. क्वालिटी ऑफ दैट रेंटल इनकम इज हाउ इज व्हाट टू बी सीन एटलीस्ट इन द रीट स्पेस. फिर और भी कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड हो रही हैं या निकल रही हैं, ये सब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. और तो फंडामेंटल्स हैं कि आपका गियरिंग रेशियो विच इज योर डेट, आपने कितना लिया हुआ है वर्सेज इक्विटी एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला. इन्विट्स थोड़ा सा अलग तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इन्विट्स में क्या होता है कि हर काइंड ऑफ इन्फ्लोज अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं. कोई ऐसा होता है कि आपका आजीवन चलता रहता है. फिर आपको ये भी देखना है कि इन्विट्स में बैकर आपको रेंटल पे कौन कर रहा है. मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक इंडीग्रेड एंड आई थिंक पावर ग्रेड में द फाइनल बैकिंग इज बाय गवर्नमेंट. तो कि गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लोज आते रहेंगे, कोई रिस्क नहीं है हमको. So you need to see the structure in which kind of the tenants are there who is providing you the cash flows and the nature of and the quality of the kind of assets you are जिस पे भी इन्वेट और रीट बैक्ड है. राइट. मतलब रीट्स में तो मुझे ये समझ आया कि आपको ऐसे समझना है कि आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे रेंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. तो उसी के हिसाब से आपकी इनकम पे भी जो है वो इम्पैक्ट आ जाएगा. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली दैट थिंग ना, 90% ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग. तो वही मैंने बोला, कोविड के बाद जब ऑफिसेस खाली होने लग गए, देन पीपल स्टार्टेड नेगोशिएटिंग डाउन, एंड दैट इज वाई प्रोबेबली वी सॉ एम्बेसी का प्राइस कमिंग फ्रॉम 550 टू समवेयर अराउंड IPO प्राइस अगेन 350 और समवेयर लाइक दैट. सो वो रिस्क रहेगा हमेशा. आपने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जिसमें आपने बताया कि यू फॉलो अ कोर एंड सैटेलाइट फ्रेमवर्क टुवर्ड्स योर इक्विटी पोर्टफोलियो. राइट. तो कोर और सैटेलाइट फ्रेमवर्क क्या है, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, मैं भी जानना चाहूँगा. बिल्कुल नीरज. सो मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो आई फॉलो कोर एंड सैटेलाइट. व्हाट इट मीन्स इज दैट आई मेंटेन 2 सेपरेट पोर्टफोलियोज फॉर माई सेल्फ. देखिए लॉन्ग रन में इक्विटी बढ़ता है, राइट. एंड अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, एंड विच आई ऑलरेडी सेड कि मुझे लगता है लॉन्ग रन में इंडिया इज द डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट मनी इनटू. तो लेकिन शॉर्ट टर्म में मूवमेंट तो ऊपर नीचे रहता है मार्केट का, राइट. सो लॉन्ग रन में आई इन्वेस्ट इनटू सम पोर्टफोलियोज और सम स्टॉक्स विच आर लाइक 14-15 स्टॉक्स जो मैं कभी बेचने नहीं वाला हूँ. एटलीस्ट
नियर फ्यूचर नहीं, इनफैक्ट डिस्टेंट फ्यूचर 10 15 20 साल तक तो मैं नहीं बेच रहा वो स्टॉक्स। उनको मैं कोर स्टॉक्स में गिनता हूँ। वो ऐसे सेक्टर्स में पैसा डालता हूँ जो मुझे पता है कि कंजम्पशन रिलेटेड हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी सिक्लिकल सेक्टर्स में ऐसा मैं पैसा नहीं डालूंगा। लेकिन मैं एज आई सेड मैं इसको कभी बेचने ही वाला हूँ, लेकिन जब जब ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं या गिरते हैं मैं इसमें बस ऐड करता रहता हूँ। इसमें जो मेरी एनालिसिस रहती है वो मेनली फंडामेंटल एनालिसिस रहती है। आई सी द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, मेनली द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैन आई पुट द मनी टुडे इन अ स्टॉक विच कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स? नहीं तो वेस्ट है, राइट? सो मैनी कंपनीज वी हैव सीन डेकेड से चल रही हैं। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, रिलायंस, ये सब लाइक बरसों से चल रही है। अभी HDFC बैंक को भी 20-25 साल हो गए। सो टेकिंग दो सेक्टर्स इनटू इट, 14-15 स्टॉक्स के ऊपर का पोर्टफोलियो नहीं होगा, फंडामेंटली एनालाइज होता है, और जब भी आपका डिप मारता है आप उसमें ऐड करते जाओ, बेचो मत। सैटेलाइट पोर्टफोलियो is a little where I kind of take benefit of the short term movement of the markets. तो इसमें मेरे 0 से लेकर 30 स्टॉक्स तक का मेरा इसमें मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ इतना रखना। डिपेंडिंग अपॉन मार्केट्स कैसा जा रहा है, कौन से सेक्टर्स है, इसमें सिक्लिकल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जनरली आई फॉलो टेक्निकल एनालिसिस इनटू इट, चार्ट्स फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस ब्रोक आउट इन आई थिंक February और मार्च लास्ट ईयर, आई मीन दिस ईयर 2022, मैंने अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। सो फॉर लाइक लॉट ऑफ मंथ, 6 to 8 months आई वॉज सिटिंग विद 0 स्टॉक्स, राइट? सो इसमें क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो होता है 6 महीने, 3 महीने, इवन एक हफ्ते, 1 महीने का, आप शॉर्ट टर्म स्पर्ट्स पे खेल सकते हो। Both needs different kind of skill sets. One is patient money sitting in the core portfolio. Satellite में you need to be very active in the markets. आप randomly कोई भी स्टॉक उठा के बेच खरीद के फिर कहते हो कि लॉस हो गया मेरे को, ट्रेडिंग, ये तो ट्रेडिंग हो गई, ऐसा नहीं कर सकते। You need to read the news, you need to see the pulse। अब जैसे आपने चाइना के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, अगर मुझे उससे बेनिफिट शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक्स मिले, रशिया ऑयल कैप मैंने बोला, इतनी सारी चीज़ें बोली, दिस इज ऑल, अगर मैं उसके बेसिस से कोई स्टॉक उठाता हूँ वो पूरा मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनेगा। आज खरीद के मैं उसको 6 महीने में बेच भी सकता हूँ। रियल एस्टेट स्टॉक्स फॉर एग्जांपल 2021 में मई जून में रियल एस्टेट स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप, मैंने उसकी एक बास्केट ली, 6 महीने तक रखी, निकाल दी, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, राइट? सो दिस कोर सैटेलाइट अप्रोच इज समथिंग व्हिच इन्वेस्टर्स शुड कंटिन्यू टू काइंड ऑफ कीप लुकिंग एट। लॉन्ग टर्म में कोर में पैसा बनाओ, शॉर्ट टर्म मूवमेंट में सैटेलाइट में पैसा बनाओ। मेरे पास एक सवाल है, इसी से वो मैंने सवाल निकाला जो आपने कोर पोर्टफोलियो बताया। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं मार्केट में हूँ और मैं देखूँ कि ओके सेक्टर्स के लीडर्स कौन हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, जैसे पेंट्स में एशियन पेंट्स हो गया, या बैंक में HDFC बैंक हो गया, या FMCG में नेस्ले, ITC, जो लीडर्स हैं बिल्कुल, राइट? तो सेक्टर के लीडर्स कौन है और मैं उससे अपना कोर पोर्टफोलियो जो है वो बना लूँ। सो डज इट साउंड अ गुड अप्रोच कि भाई इस तरीके से भी आप लीडर्स को चूज करके उसे अपने कोर पोर्टफोलियो में डाल के, और वही डिप पे मैं दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, डिप पे बाय करते रहे और आगे बढ़ते रहे। Is it the right approach? Yes, Neeraj. So definitely this is the right approach because we have been seeing consolidation in almost all the sectors happening in the last many years. Ultimately survive top के 2-3-4 players ही करते हैं. If you can bet on, and for core portfolio specifically, as I said, corporate governance is also one of the important things. वो survive भी करेंगे कि नहीं 15-20 साल, which is corporate governance led, and obviously the business model, distribution network for certain sectors, for example, ये सब चीज़ें करते हैं। अब जो लार्जेस्ट कंपनी है, फॉर अ रीजन दे बिकेम लार्ज, राइट? एंड आई थिंक इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, वो प्रॉपर कंपनीज अगर चूज करे हर सेक्टर की, लाइक लेट्स से टॉप मोस्ट विच यू मेंशन्ड, वो सेक्टर अगर चूज कर ले और उसकी टॉप 1-2 कंपनीज में इन्वेस्ट करे, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन। जो आप डिप के बारे में पूछ रहे थे ना, मेरा जनरली ये स्ट्रेटेजी रहा था, every X percentage fall in a certain stocks, I buy Y number of stocks. Let's say for example, कोई स्टॉक अगर इन कोर पोर्टफोलियो में अगर 1% गिरता है तो मैं एक स्टॉक खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ X equals to 1, Y equals to 1, तो मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लॉन्ग रन में आई नो कि दिस इज गोइंग टू हेल्प मी ओनली। कोविड के टाइम पे जब 8-9% स्टॉक्स गिर रहे थे, मैं 8-9 स्टॉक्स खरीदता गया, कुछ स्टॉक्स के। सो एट डिप्स ना, एंड आई डोंट थिंक कि 2000 में ले रहे हैं अगर स्टॉक प्राइस है और वो 1200 तक चला गया, मैं पूरी जर्नी में लेता रहा स्टॉक्स। सो दैट एक्चुअली इवेंचुअली प्रूव टू बी गुड फॉर माय ओवरऑल पोर्टफोलियो, राइट? इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब अगेन एक शायद रिटेल इन्वेस्टर्स भी मेरे साथ कनेक्ट करेंगे इस बात पे। फॉर एग्जांपल मैंने कोविड के टाइम पे HDFC बैंक 900 रुपीज़ का बाई किया, ठीक है, राइट?
अब वो 1600-1700 के आसपास चल रहा है। Correct. तो अभी भी उसमें डिप आते रहते हैं, कभी 2% का डिप आ गया, कभी 1% का डिप आ गया। तो वहाँ पे ना एक माइंड में खींच रहती है, यार मैंने तो 900 में खरीद रखा है हाँ। और अभी 1600 का है, चलो 1% गिर भी गया तो कितना गिर गया, 2% गिर भी गया तो कितना गिर गया। सो इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए? डिप का हमें कोई डेफिनेशन रखनी चाहिए कि यार 2% 3% का डिप आएगा तब मैं बाय करूंगा, या क्या थॉट प्रोसेस रहना चाहिए जिसके पास एक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, पेज इंडस्ट्रीज। Correct. पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेटेस्ट से 17,000 पे किसी ने बाय कर रखा है। कोविड के टाइम पे वो 17,000 भी टच करके गया, 18,000 भी टच करके गया, अब वो 51,000 तक गया, फिर उसमें डिप आया, इट केम बैक टू 44,000 43,000। तो वो डिप अपने को देख के तो ऐसा लगता है ना, मेरे पास तो 17,000 का, मेरे लिए डिप का ही है। तो उस पर क्या थॉट है? सही बोल रहे नीरज, 17,000 पे बाय करने वाला ना एवरेज प्राइस भी देखता है। अगर उसे 40 में उठाना शुरू किया तो कह रहे यार मेरा 17 का एवरेज ही 30 पहुंच गया, अच्छा खासा मेरा 17 भी पोर्टफोलियो था। इसमें अगर मैथमेटिकली बोला जाए मैं क्या देखूंगा, तो मैं, बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज एज वेल, मैं थोड़ा चार्ट वार्ट लगा लेता हूँ। बट अगर बहुत लेमन टर्म्स में बोला जाए तो मैं दो चीज़ें इसमें और भी ऐड करूंगा कि हर स्टॉक का मैं कैप लगा के रखता हूँ। कोई भी स्टॉक 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मेरे लिए एक एग्जाम, आई टेक द लिबर्टी टू नेम सम ऑफ द स्टॉक्स। HUL जैसे था, HUL को मैंने बहुत बाय किया था, एंड दैट came, and Tata Motors, that came close to kind of becoming somewhere around, and obviously these names are, as a disclaimer, not right, only for educational discussion purpose. Yes. So ये stocks almost 10% तक reach कर गए। उसके बाद जब dip आता था ना, तो फिर वो 1-2% पे मैं buy नहीं करता था, फिर I used to wait a little bit. Now if you ask me कि कितना wait करना चाहिए, क्या wait करना चाहिए, all the stocks needed to be at least studied by the investor कि आप कब तक इसको ऐसे बाय करोगे, ये गिरता रहेगा जब आपका 10% का कैप हिट होता है, और सेक्टर का 25% का कैप जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, मैं सेम चीज़ फॉलो करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस रिटेल इन्वेस्टर्स को रखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। एक परफेक्ट वो, एंड अगेन द पॉइंट इज कि बिकॉज मैंने रिलायंस इतना खरीदा, जैसे मैंने बोला आगे ने 8% गिरा, 8 स्टॉक्स ले लिए, तो उसका वो होता रहा, मतलब आई मीन सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक एलोकेशन में इट स्टार्टेड रीचिंग क्लोज टू 10%। तो अब गिरता है तो अब मैं इतना नहीं लेता हूँ HUL, टाटा मोटर्स एंड रिलायंस। क्लियर कट आंसर, थोड़ा सा मैं टेक्निकल एनालिसिस लेके भी देखता हूँ। तो सी नीरज, पॉइंट इज कि अगर आप जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स इसको सुन रहे हैं, होमवर्क की ज़रूरत तो है। ब्लाइंडली कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करने से किसी का पैसा नहीं बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ दो चीज़ें एक रिटेल किसी भी इन्वेस्टर के पास होनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक गुड मनी योरसेल्फ, टाइम एंड स्किल सेट। इनमें से अगर दोनों चीज़ों की कमी हुई तो यू आर नॉट डूइंग अ जस्टिस फॉर योर पोर्टफोलियो। देन यू हैव ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट वी हैव कम विद लाइक अ वेल्थ बास्केट काइंड ऑफ। लीव इट टू द फंड मैनेजर, एक्सपर्ट्स, राइट। सो मैं अपने आप को अपना थीसिस बता रहा हूँ। मैं कोई जनरली ऐसा कोई मैथमेटिकल एल्गो नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कई बार मैं अपना पर्सनल कॉल भी ले लेता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं मार्केट अगर काम के चक्कर में फॉलो नहीं भी कर पा रहा हूँ और कोई स्टॉक 2% गिर गया, मैं मिस भी कर देता हूँ लेना। बट देन मेरा एक अपना एक्सेल बना हुआ है जिसमें मैं शाम को पंच इन कर देता हूँ वैल्यूज, एंड आई कीप ऑन लुकिंग एट कि सेक्टर को कहीं ओवर शूट तो नहीं कर रहा है, या अगर चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही ऊपर जाता है या नीचे ही नीचे जाता रहेगा तो भाई सपोर्ट किधर है, कब तक खरीदते रहोगे। All these sorts of things. Right. I know I have not given a clear answer because there's नहीं, but I think ये स्टॉक मार्केट में क्लैरिटी तो है ही नहीं ना, मतलब वो तो अपना थॉट प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा हर किसी को। और जब तक कोई खुद घुसता नहीं है सीखेगा नहीं, प्रैक्टिकली आपको करना ही पड़ेगा इफ यू हैव टाइम एंड स्किल सेट। राइट। एक बहुत अच्छा कोट है, मॉर्गन हाउसल की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें लिखा है नो वन इज क्रेजी, सो नो वन इज क्रेजी, एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। और एक आपकी बात में मैं ऐड भी करना चाहूँगा, आपने बोला दो चीज़ें चाहिए स्टॉक मार्केट में, एक टाइम चाहिए और एक स्किल सेट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे लगाएंगे तभी जो है पैसा बनेगा। पैसा चाहिए, करेक्ट, सही बात। अब आते हैं एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक पे जिसको लेके 2022 में तो बहुत हंगामा रहा, IPOs। तो IPOs को लेके बहुत ही मैं बोलूँगा कि जो पूरी स्टॉक मार्केट दो पार्ट्स में बट चुकी है। एक जो IPOs को बहुत फेवर करते हैं और एक जो IPOs के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अगेंस्ट रहती है। स्पेसिफिकली जो लर्नड इन्वेस्टर से हमारी बातचीत हुई, जिस तरह के लोग इस शो पे आए, हमने देखा कि ज़्यादातर लोग IPOs के अगेंस्ट रहते हैं। तो पहले तो आपका क्या स्टैंड रहता है IPOs को लेके, मैं जानना चाहूँगा। नीरज, ग्रेट क्वेश्चन। एंड IPOs इज समथिंग माई फेवरेट
favorite territory to speak on because after when I told that मैंने ऑस्ट्रेलिया रीट्स छोड़ा तो मैंने इंडिया में डॉइचे बैंक में आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ आईपीओ, सो आईपीओ से थोड़ा सा मेरा लगाव ज़्यादा है। 2022 इतना भी एक्सिबरेंट नहीं रहा फॉर आईपीओ जितना 2020 और 21 थे, बिकॉज हर आईपीओ में पैसा लगाने पे आपको आंख बंद करके पैसा डबल हो रहा था 6 दिन में। I think after Paytm IPO came last year, and we know what happened with that, not going further into that, थोड़ा सा, and market भी थोड़ा muted रहा मेरे लिए। प्राइमरी मार्केट विच इज द आईपीओ मार्केट एक्चुअली फॉलोज द मूड ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। जब सेकेंडरी मार्केट म्यूटेड होता है तो अपने आप ही रिटेल इन्वेस्टर्स एचएनआई सब पैसा लगाना बंद कर देते हैं। मेरा हमेशा से एक फंडा क्लियर रहा है नीरज, आई कैन नॉट एंड आई डोंट वांट टू पुट इन अ मनी इन एन आईपीओ फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑनेस्टली। अगर मुझे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा डालना है तो आई हैव अ फ्रेमवर्क जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह में शेयर किया हुआ है। आई हैव अ फ्रेमवर्क विच आई फॉलो एंड आई टेल पीपल, अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हो लुक एट 2-3 पैरामीटर्स तो पैसा डालो। लॉन्ग रन के लिए आईपीओ में पैसा डालना बेवकूफ़ी है क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, राइट? आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आप उसको ठीक से एनालाइज कर पाओगे फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आई जनरली लेट 2 or 3 क्वार्टर्स पास, उनके रिजल्ट्स आने दो, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड देन टेक अ कॉल ना कि करना है कि नहीं करना है। अभी जोमेटो, नाइका, ऑल दीज न्यू एज स्टॉक्स, एवरीबडी वाज सो एक्सुबरेंट एंड सबने पैसा डाला, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो 50-50, 60-60, 70-70% डाउन है ना ऑल दीज न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। 2022 में LIC वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द क्या इस तक का बिगेस्ट आईपीओ ही रहा है, बट उसने अभी तक अपना आईपीओ प्राइस को क्रॉस नहीं किया। इट वाज आल्सो लाइक इट इज 20-25-30% डाउन फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, आई डोंट नो। सो just like lot of you're saying lot of people come and say कि IPO पे नेगेटिव है, I am also negative, but I don't say कि भाई लगाओ ही मत। लगाओ, लिस्टिंग गेन्स निकाल के निकल जाओ भाई। अगर पैसा डबल हो रहा था 2021 में तो why wouldn't you, राइट? वैसे भी किस्मत होती है, मिलता नहीं है सबको अच्छा IPO जाता है। अच्छा मिलता नहीं है, बुरे से निकल नहीं पाते। राइट तो आपने बताया कि लिस्टिंग गेन्स के लिए 2-3 पैरामीटर्स एटलीस्ट चेक कर लेने चाहिए एंट्री से पहले। तो क्या पैरामीटर्स चेक कर रहे रिटेल इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन्स के लिए? तो मैं बता दूं, तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया ऑल आईपीओज आफ्टर 2014। मैंने वो डेट ले ली जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई, जस्ट फॉर ऐसी कोई वो नहीं था, तुक नहीं था, वैसे ऐसे ही ले लिया। आई डिड दिस एनालिसिस बैक इन आई थिंक 2020 ओनली। लास्ट 7 ईयर्स का डेटा लेके आई एनालाइज्ड कि अगर, एंड ये बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल वो है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर डे 1 पे रिटेल ट्रेंच कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब हो रहा है डे 1 पे, तो आप डे 2 पे पैसा लगा दो आईपीओ। सिंपल। इसमें थोड़े से कैवियट्स हैं कि आईपीओ का साइज शुड बी लेस देन 2000 करोड़। अगर 2000 करोड़ के नीचे का आईपीओ इशू साइज है देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। उसके ऊपर ये मॉडल चलता नहीं है मेरा, बट अगर ऐसा है तो आप लगा दो अगर 1x कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया है ऑन डे 1। अगर नहीं होता है तो फॉरगेट अबाउट द आईपीओ। आई थिंक इसने टिल 2021 मैंने जो लास्ट देखा था, इसने कुछ 70-75% ऑफ प्रोबेबिलिटी से, इनफैक्ट मोर देन दैट, सक्सेस रेशियो दिया है। ना ऑब्वियसली द पॉइंट इज कि उन आईपीओज में मिलते कितने आईपीओज है, वो तो मतलब बेसिकली अपन कह रहे हैं पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये मेथड बहुत काइंड ऑफ हिट गया है। एंड इसमें एक चीज़ और कैवियट बता दूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट आईपीओज को मैंने अलग रखा था, इस PSU आईपीओज को। तो एनी प्राइवेट आईपीओ विद साइज 2000 करोड़ के नीचे अप्लाई दिस, एंड आंख बंद करके आप लिस्टिंग गेन्स का वेट करो। 5 में से 4 आईपीओ आपको पैसा देंगे अगर आपको मिलता है तो। राइट, क्या बात है, मतलब ये आईपीओ का टेक्निकल एनालिसिस हो गया, करा था मैंने। अभी मैंने एक्चुअली लास्ट 2022 में परफॉर्मेंस जनरली चेक नहीं किया लास्ट के 3-4 महीने में, बट आई डोंट नो कैसा रहा है, बट ये चला है पिछले 6-7 साल में जो मैंने एनालिसिस किया था, दिस वर्क। दैट्स ग्रेट। अब एक एसेट क्लास जिसकी बहुत बुराइयां होती हैं इंटरनेट पे, जिससे बहुत लोग बाग उसको बहुत ज़्यादा ना, मैं बोलता हूँ, कोसते हैं, वो है फिक्स्ड इनकम वाली एसेट क्लास। और बोलते हैं कि 4-5% कमा के क्या करोगे, इतना तो आपका इन्फ्लेशन आपके पैसे को बीट कर जाता है। बट रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट में हाइक्स नज़र आए हमें, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का हो या फिर अब अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, मेरी उम्मीद है कि उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट नज़र आएगा। और प्रोविडेंट फंड वगैरह के जो रेट आते हैं उसके अंदर भी हमें इंक्रीमेंट नज़र आ रहे हैं। तो अब एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को कैसे देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, या बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि नहीं भाई ये तो कम ही रिटर्न देते हैं तो इनसे बिल्कुल दूर रहिए? क्या थॉट्स हैं?
नीरज, ऑलवेज आई से दैट फॉलो योर एसेट एलोकेशन, राइट। अब उसमें एसेट एलोकेशन में आपका इक्विटी का पर्पस अलग होता है, फिक्स्ड इनकम का पर्पस अलग होता है। लेकिन जब आप फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास से इक्विटी लाइक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने लग जाओ तो वहां पे सब गड़बड़ हो जाती है, राइट। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास ऑब्वियसली आपको जनरली इन्फ्लेशन भी नहीं बीट करते। अगर आप पोस्ट टैक्स देखो तो अगर आज भी अगर 8% एफडी दे रहा है, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो भी आपको 5.5% का नेट टेक मतलब नेट इंटरेस्ट के उतना मिलेगा। इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड 6% 6.5%, तो नेट आप लॉस बना रहे हो। बट बाई चांस सरचार्ज वगैरह लगता है आपके ऊपर तो वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि अब करना चाहिए कि नहीं, अरे उसका पर्पस क्या है, कितने साल के लिए आप एफडी कर रहे हो, क्या आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। अगर आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में कोई गोल्स है तो आप इक्विटी के भरोसे नहीं बैठ सकते, बिकॉज जनरली 5 साल का साइकिल चाहिए। सो एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर कैपिटल और एसेट एलोकेशन। Maybe 70% equities, 25% fixed income, 5% gold, just like for example. As I said, expecting higher returns from kind of fixed income or this asset classes is stupidity. Now अभी करना चाहिए कि नहीं is what lot of people are asking कि भाई 2023 का क्या सीन है, because now the interest rates have started going up. I would say 2023 में fixed income asset class is going to be one of the better asset classes to invest into. दो reasons हैं. When you invest into fixed income asset classes, आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर, बहुत सारे तरीके हैं, बट देन जनरली दो कैटेगरीज हैं. एक आपका हो गया जैसे FDs, जो आज आप लॉक कर लो. लेट से आज आपको 8% पे किसी बैंक का किसी उसका FD मिल रहा है, आप लॉक कर लो 5 साल 4 साल 3 साल के लिए. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2030 में इंटरेस्ट रेट पीक कर जाएगा. ये जो रेपो रेट और ये सब जो फेड रेट भी इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इट विल पीक एंड देन ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद या तो कांस्टेंट रख के उसको वापस रिड्यूस करेंगे, बिकॉज काम RBI का और सेंट्रल बैंक्स का यही होता है, राइट, टू फाइंड अ गुड बैलेंस व्हेन टू इंक्रीज रेट्स व्हेन टू डिक्रीज रेट्स. व्हेन दे सी कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, लेकिन GDP क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है, आप बढ़ाते रहोगे रेट्स तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, बट मे बी आपका थोड़ा सा GDP हिट होगा. फिर जब आप उसको वापस रिलैक्स करना शुरू करोगे, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू करोगे, वहां पे दोनों चीजों में फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी FD में हायर इंटरेस्ट रेट लॉक कर दिया है. एंड दूसरा अपना बेटर वे टू इन्वेस्ट इनटू फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस थ्रू म्यूचुअल फंड, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स योर भारत बॉन्ड एंड ऑल. वो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिकॉज लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स माइट नो, इंटरेस्ट रेट आपका यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड प्राइसेस. तो जब आपका ये वापस रेट्स कम होना शुरू होगा तो आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ना चालू होगा. तो आई थिंक यू कैन नॉट टाइम कि वो रेट पीक कब करेगा, बट आई थिंक नेक्स्ट 6 to 8 months इज अ गुड टाइम टू गेट इनटू द फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस एंड देन वेट फॉर रेट्स कब कम हो रहे हैं. आपको पैसा निकालना है तो आप निकाल लो कैपिटल गेन्स के लिए. अदरवाइज आई अगेन वुड से भाई अपना एसेट एलोकेशन समझो, आपको किस पर्पस के लिए पैसा डालना है, तभी पैसा डालो. राइट. ओके ग्रेट. बट मेरा ऐसा मानना है, और ये मैंने इसी शो पे एक गेस्ट के साथ बातचीत भी की थी, कि हम लोग शॉर्ट होराइजन में हम लोग बेसिकली अपनी लिक्विडिटी नीड्स को ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए ही चाहिए अपने पास, और उससे हमारी एसेट एलोकेशन बिगड़ जाती है. मतलब हम शॉर्ट रन में हमें पैसा कम चाहिए होता है, लेकिन हम हमेशा ज़्यादा लिक्विड कैश अपने पास रखते हैं. आई थिंक वो गलती नहीं करनी चाहिए. और बाकी अगर आपका जो, जैसा आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि 1-2 साल के लिए अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो फिक्स इनकम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. इक्विटी में मत जाइए, नहीं तो वहाँ पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास 5 साल के लिए अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपको इक्विटी के लिए जाना चाहिए ज़रूर, 3 से 5 साल के लिए. करेक्ट. मेरा एक और थंब रूल है नीरज ओवर हियर इज पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, कि आपको शॉर्ट टर्म की जो आप बात कर रहे हो ना, देखिए शॉर्ट टर्म में आप अपने एक्सपेंसेस तो आपको पता ही होने चाहिए कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है. वो तो आप वैसे भी हटा ही दोगे आपकी, अगर आप सैलरीड इनकम हो तो मंथली आपका से इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से कितना परसेंटेज जा रहा है वो आपके पास डेटा है. अगर आपके पास आपके रफ एवरेज एक्सपेंडिचर है फॉर द मंथ, तो जो हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड ऑफ 6 months, जॉब चली गई या कुछ हो गया, वो 6 months तो आप रखो अलग. अब आप उसको सेविंग्स में रखो या शॉर्ट टर्म FD में रखो 6 महीने की, दैट इज ओके. उसके जो बियॉन्ड जो आपको 6 महीने के इमरजेंसी के पास पैसा बचता है ना, उस पे एसेट एलोकेशन लगाना चाहिए. बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना इमरजेंसी फंड को भी उसमें जोड़ लेते हैं, तो उनका डेट वाला जो फिक्स्ड इनकम वाला प्रोपोर्शन है वो थोड़ा ओवर काइंड ऑफ ऊपर चला जाता है, विच इज आई थिंक द रॉन्ग वे टू लुक एट इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बोलूँगा वेरिएबल है इन्वेस्टिंग का, दैट इज़ वैल्यूएशन. और इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है कि
कई बार रिटेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाता कि ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। इवन रिटेल क्या मैं बोलूँगा, एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स भी कई बार इसमें धोखा खा जाते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक नए तरह की इन्वेस्टिंग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, राइट। और क्वांट इन्वेस्टिंग और फैक्टर इन्वेस्टिंग, बहुत सारे नामों से जो है इसको बुलाया जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग शायद क्वांट इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है। तो ये लोग तो जो इस तरह के इन्वेस्टर वो कहते हैं हमें वैल्यूएशन से कुछ लेना देना नहीं, करेक्ट, हमें दिखाओ मोमेंटम का है, हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। करेक्ट। कुछ हमारे पास आते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स जो हमेशा सोचते हैं कि किसी तरीके से वो इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें कम वैल्यू पे जो है स्टॉक मिल जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो। आप किस पॉपुलेशन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वैल्यूएशंस का रोल आपके हिसाब से कितना ज़्यादा रहता है इन्वेस्टिंग के अंदर? Almost on an everyday basis, I talk about factor-based, quant-based investing these days because there are a lot of managers, as I said on Wealth Desk, who are kind of following quant-based approaches, be it momentum factor, quality, value factor, Quantec Capital, Marcellus, ऐसे कुछ नाम है हमारे पोर्टफोलियो, हमारे वेल्थ डेस्क एडवाइजर्स में। बट अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं नीरज, तो दिस क्वेश्चन टाइज वेल विद द कोर सैटेलाइट अप्रोच विच आई मेंशन फ्यू क्वेश्चंस बैक, अब उसमें क्या हुआ कि वैल्यूएशन इज अ वेरी टफ गेम टू डू। आई मीन इवन आप पूरा DCF कर लेते हो, विच इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, अपने प्रॉपर नॉलेज है आपकी, असम्पशन सारे ले लिए, बट स्टिल यू कैन नॉट बी 100% श्योर। देन पीपल यूज बैक ऑफ द एनवेलप मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन लाइक P/E रेशियो देख लिया, P/B रेशियो देख लिया। बट मेरे हिसाब से जो मैं कोर पोर्टफोलियो में जो मैं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं तो आई विल सी कि भाई मैं किस वैल्यूएशन पे पैसा डाल रहा हूँ, अगर मेरे पास नॉलेज है तो। बट रिटेल इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट करना कि वो वैल्यूएशन कर पाए और समझ पाए कि ये सस्ता है महंगा है, बहुत बहुत मुश्किल है। एज यू सेड राइटली कि हाँ, अपने एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते। कोर पोर्टफोलियो में मेरा जो सिंपल जो मैंने फंडा बताया, वो आपका पूरा वैल्यूएशन एलिमिनेट कर रहा है, वैल्यूएशन एक्सरसाइज। लॉट ऑफ पीपल हु विल प्रोबेबली वॉच, एक्सपर्ट्स हु विल वॉच दिस वीडियो विल से कि वैभव क्या बोल रहा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज नॉट वर्कड probably in the last 10 years in India. Maybe it is coming back now in last 1 year when the markets have kind of वहाँ पे yield बढ़ती जा रही है, तो ये value investing के लिए बहुत अच्छा मौका है। But all those people in 2000s and all who used to read books from Benjamin Graham and Warren Buffett और उनका मॉडल फॉलो कर रहे हैं, उस समय value investing बहुत चलता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने पास वो जो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का जो गैप है ना, वो रिड्यूस होता जा रहा है। बिकॉज नाउ आप कोई भी एक स्टॉक सर्च करो, आपको पैरामीटर एल्गो लगा के सारा पता चल जाएगा किसका कैश ज़्यादा है। पहले लिखा पढ़ी होती थी, सबके बस की बात नहीं थी। ऐसे में मोमेंटम इन्वेस्टिंग हैज कम अप क्वाइट रिसेंटली। यूएस में बहुत टाइम से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में अभी काफ़ी इसका ज़्यादा वो बन रहा है। नाउ सैटेलाइट पोर्टफोलियो विच आई वॉज मेंशनिंग इज एक्चुअली फॉलोइंग द मोमेंटम स्ट्रेटेजी। मैंने जब बोला टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा कोडिंग में चेंज कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम स्ट्रेटजीज मैं भी बना लूंगा। सो अगेन नीरज, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम नॉट इन एनी पर्टिकुलर साइड, आई बिलीव इन बोथ। कोर के लिए आप थोड़ा वैल्यूएशन देखो, अगर आपको आता है तो, अदरवाइज मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और सैटेलाइट के लिए मोमेंटम इज द बेस्ट गेम फॉर यू। राइट, मतलब अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट वेल्थ, और उसमें गोल इज पैसा बनाना है भाई। तुम 4 साल बैठे रहोगे स्टॉक पे कि वैल्यू है तो आएगा वैल्यूएशन, तो फिर बोर होके 2-3 रिटेल इन्वेस्टर्स तो 3 महीने में बोर हो जाएगा। मेरे को फॉर श्योर है कि 3-6 महीने में पैसा नहीं बना तो वो एग्जिट मार के फिर स्टॉक मार्केट से ही भरोसा खो देगा। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरीवेयर इज नॉट अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। कोर सैटेलाइट फॉलो करो, इट्स द बेस्ट गेम। राइट, आप एक स्ट्रॉन्ग नंबर बैकग्राउंड से आते हैं, और कहा जाता है कि फंडामेंटल में क्वांटिटेटिव भी होता है क्वालिटेटिव भी होता है, तो ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिलता है? मतलब ज़्यादा फोकस आप किस पे रखते हैं, और कैसे नंबर्स के साथ अगर क्वालिटेटिव मिक्स करना हो तो कैसे किया जाए? ग्रेट क्वेश्चन। सो अगेन गोइंग बैक टू कोर एंड सैटेलाइट, व्हेन आई सेड कोर में मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्वालिटी ज़्यादा चेक करता हूँ कि भाई पहला पैरामीटर है कंपनी 20 साल सर्वाइव करेगी भी कि नहीं। तो वहाँ पे मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो जितने भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप क्वांटिटेटिवली नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मॉडल एंड द कॉम्पिटिशन एंड ऑल। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल हो गया, जैसे आप उसको यूज करके आप प्रेडिक्ट देख सकते हो कि सेक्टर कैसा जा रहा है और आपका क्या, उसमें कंपनी सॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने कुछ साल पहले एक क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क बनाया
जिसमें लॉट ऑफ पैरामीटर्स आई यूज टू सी, लाइक क्वालिटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मीटिंग्स कितनी अटेंड कर रहे हैं, सैलरी लेवल्स क्या है कंपेयर टू द एम्प्लॉयज। ये 7-8 पैरामीटर्स को लेके मैंने कुछ तो स्कोरिंग करी है विच इज़ प्रोप्राइटरी। तो मैं उसके बेसिस से एक फ्रेमवर्क बना लेता हूँ। जहाँ पे मुझे क्वालिटेटिव के भरोसे और अपनी गट फील पे रहना पड़ता है, वो होता है जनरली द बिजनेस मॉडल एंड द कॉम्पिटिशन, द फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको आप क्वान्टिटेटिव नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस फॉर कोर जब मैं बात करता हूँ तो मेजॉरिटी इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ऑब्वियसली आप वैल्यूएशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव ही है, बट ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द मोमेंटम और द सैटेलाइट पोर्टफोलियो, इट इज ऑल मैथमेटिकल, इट इज ऑल नंबर्स गेम, विच यू अंडरस्टूड बाय माय प्रीवियस आंसर्स। सो यस, नंबर्स का थोड़ा सा आई एम अ लिटिल फैन ऑफ, इसलिए वो मैंने फ्रेमवर्क बनाया भी है। अदरवाइज पीपल डोंट इवन काइंड ऑफ फॉलो ऑल दीज थिंग्स। एक रिटेल इन्वेस्टर क्या एक्चुअली में किसी बिजनेस का प्रॉपर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकता है अपनी एक प्रॉपर ऑक्यूपेशन के साथ? वो प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व है? नहीं कर सकता। नो, बिकॉज भाई जो म्यूचुअल फंड के जो पूरी टीम बैठी है, या जो बाय साइड की टीम बैठी है ऑन द पीएमएस साइड या एफ साइड, वेल्थ बास्केट साइड, दीज पीपल हैव द एक्सेस टू द मैनेजमेंट। वो वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, बात करते करते राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर्स पता चल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है जनरली, एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली अगर आता है तो ये सब करना, रिजल्ट्स देख लिए, कमेंट्री सुन ली, सीएनबीसी पे क्या चल रहा है, जी न्यूज़ पे क्या चल रहा है, बट देन जब तक वो आपको पता चलेगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, वो ऑलरेडी पहले ही एक्सपर्ट्स लोगों को पता चल चुका है। तो आपके पास बहुत स्टेल न्यूज़ आ रही है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड। जो मैं फ्रेमवर्क जो कह रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वही मैंने 1-2 नंबर इसलिए दिया उसको फ्रेमवर्क का कि चलो एटलीस्ट इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट इफ आई एम बाइंग अ लार्ज कैप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक ले रहा हूँ तो वो इतना डीपली एनालाइज्ड है कि मेरे को उसमें थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है कि यार 50 लोगों ने एनालाइज कर रखा है, एक्सपर्ट्स ने। बट व्हेन आई एम गोइंग टू अ स्मॉल और अ माइक्रो कैप कंपनी एवेल्युएशन, बस उसका ना तो इन्फॉर्मेशन है कुछ ना कुछ है, तो मेरे को जाके बात करनी पड़ेगी। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जाके एजीएम्स अटेंड कर पाएंगे? एजीएम्स जनरली वीकडेज में होती हैं और कोई रैंडम सिटी में होती है। बिल्कुल। तो आप अपना खर्चा करके जाओ तो या तो आप बहुत एचएनआई इन्वेस्टर हो, जब आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाए हो कंपनी में मिनिमम, तो आपको बनता भी है वहाँ जाके अटेंड करके क्वेश्चन पूछना। रिटेल इन्वेस्टर्स जो 10, 50, 100 स्टॉक लेता है 1-2 लाख के, वो पूरा खर्चा उसका ट्रेवल में निकल जाएगा और टाइम छुट्टी लेके जाओ। आपने बहुत सही बात बोली कि वो किसी रैंडम सिटी में बहुत ही रैंडम से प्लेस पे जो है वो एजीएम होने वाली है। आई हैव अटेंडेड 1 or 2 एजीएम्स, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके, ग्रेट। अब एक इसमें बोलता हूँ कि बैच ऑफ फेलियर। व्हाट इज बैच ऑफ फेलियर? बेसिकली कौन से स्टॉक में, अगर आप बताना चाहें सही समझे, आपने सबसे ज़्यादा पैसा लूज किया है? नाम नहीं लूंगा अभी मैं, बट आई टेल कि क्या हुआ था। 2017 में व्हेन स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप पागलों की तरह भाग रहे थे, ऑब्वियसली मेरा रिसर्च तो हमेशा रहा है 2010-11 ऑनवर्ड्स, बट मैनी टाइम व्हेन, एज आई सेड लास्ट क्वेश्चन में, कि आप ना जब तक मिलोगे नहीं माइक्रो कैप स्मॉल कैप की मैनेजमेंट से, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। मैनी टाइम यू बैंक ऑन अ ग्रुप, जो आपका हर एक प्रॉपर इन्वेस्टर का एक ग्रुप होता है, राइट, जिसमें आपके लोग आप सजेशंस देते हो, लेते हो, एडवाइस लेते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। और व्हाट्सएप के आने के बाद तो बहुत बढ़ गया है, टेलीग्राम ने तो ऑल्दो आई वोंट गो देयर बर्बाद कर दिया, तो एक्सप्लोड कर दिया। तो 2017 में देयर वाज दिस गाय हु हैड अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, बट जब सब बढ़ता है ना मार्केट में तो पीपल बिकम लाइक कुछ भी बोल रहे हैं सही हो जाता है। तो उसने इतने अच्छे से कन्विंस कर लिया था हम बहुत सारे लोगों को इन द ग्रुप, दैट वी थॉट कि चलो डाल सकते हैं इसमें पैसा, इसमें है पोटेंशियल। वो बोलते थे कि सीएफओ से बात करके आए हैं और ग्लोबल एक्सपेंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मेरे पास ज़्यादा स्कोप नहीं था रिसर्च करने का, तो मैंने क्या किया कि जब कभी ऐसा सिनेरियो आता है ना, मैं अपना 2% से ज़्यादा का कैपिटल नहीं डालता जब तक मेरी फुल रिसर्च नहीं है। तो मैंने पैसा ज़्यादा लूज मॉनेटरी वाइज नहीं किया स्टॉक में, बट परसेंटेज वाइज मैंने करीबन 70 से 75% लूज किया स्टॉक में। 2017 में पीक टच करने के बाद आज 5 साल हो गए हैं, दैट स्टॉक इज समवेयर अराउंड 1/4 ऑफ इट्स लेवल। लेसन मेरा इसमें ये है नीरज कि भाई अगर इफ यू आर डूइंग दिस, या तो फिर यू ट्रस्ट द गाय कंप्लीटली एंड आस्क हिम कि बॉस एक एग्जिट कॉल भी दे दो। वो बंदा एग्जिट कॉल तो दिया नहीं, बट ग्रुप से एग्जिट हो गया एंड नोवेयर टू बी फाउंड आफ्टर लाइक 4 to 6 months when people started questioning him. सेक्टर बता देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टॉक था ये, so that I can, and माइक्रो कैप था, so that was the point. ये आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ शेयर किया, नहीं तो लोग बाग
अपनी सक्सेस तो बड़ी जल्दी शेयर करते हैं, फेलियर्स शेयर करने में थोड़ा अगर सा। किसी ने फेलियर शेयर नहीं किया तो ही इज फेकिंग। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसके फेलियर्स नहीं है, वॉरेन बफेट के भी फेलियर्स है, वो सभी तो हम लोग कौन है। राइट, सो अब बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिंग की ज्ञान की गंगा आ रही है, वो कौन सी बुक से अभी आप करंटली ले रहे हैं? क्या बुक्स रिकमेंड करेंगे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पढ़ने के लिए जो उनके लिए वैलिड रहे? देखिए, आप तो बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ते होंगे क्योंकि आप एक आपका ऑक्यूपेशन है, आपके लिए वो एक एक्सपर्टीज़ एरिया आपको बनाना है। बट रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से शुरुआत कर सकता है? क्या बुक्स पढ़ सकता है? क्या रेफर कर सकता है शुरुआती दौर में? तो आजकल तो ऑब्वियसली आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर सम टाइम एनी फाइनेंस रिलेटेड बुक्स। आजकल मैं थोड़ा मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, सो नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ। लास्ट बुक इफ आई रिमेंबर आई हैड रेड वाज फ्रॉम पराग पारिक, स्टॉक्स एंड रिचेस। इट इज़ अ वेरी थिन बुक। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ वंडरफुल बुक टू स्टार्ट विद। पराग पारिक पीपल वुड हैव हर्ड, इनका म्यूचुअल फंड भी है, इनके एएमसी है बेसिकली। पराग पारिक ही इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, बट वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल। ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए अगर इंडियन पर्सपेक्टिव चाहिए चीज़ों का। तो ग्लोबली अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच इज अ वेरी गुड बुक। Back in my early days, I read The Intelligent Investor by Ben Graham. वो आपको यूएस पर्सपेक्टिव काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करेगा, तो दैट इज़ अ गुड बुक। अगर if people want to understand technical analysis part of thing, because I think technical analysis is coming up and going to come up strongly in the next 5-10 years. इंडिया में अच्छे से आ जाएगा, अभी इतना ज़्यादा है नहीं। तो उसके लिए जॉन मर्फी की एक बुक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट जॉन मर्फी टेक्निकल एनालिसिस सर्च करेंगे व्यूअर्स तो आपको मिल जाएगी। सो दैट इज़ अ गुड बुक। ऑनेस्टली नीरज, मैंने CFA और CMT की बुक्स इतना किया कि वहाँ पे बेस्ट मटेरियल मिल जाता है, एंड एनी अपडेट इन द नॉलेज आई गेट इज थ्रू द रिफ्रेशर रीडिंग्स ऑफ CFA इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड, तो वो चल रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच वैभव, बहुत बहुत इन्जॉय किया हमने आपके साथ, बहुत सारी बातें करी और आपने बहुत खुल के जवाब दिया। आई थिंक वो बेस्ट पार्ट था, एंड मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि व्यूअर्स भी बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एंड ये भी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि 2023 में आपके कोर और सैटेलाइट दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्म करें, बहुत ऊपर जाए। थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब समय आ गया है आज के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन का, और वो क्या है? समरी। यस, पूरे के पूरे एपिसोड की समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने एपिसोड तो देखा ही होगा, इस समरी से आप लोगों की लर्निंग जो है वो और ज़्यादा रीइंफोर्स्ड हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कोविड की। तो एक बात वैभव ने हमें ये बताई कि देखिए, मार्केट जो है ना वो शॉक से डरता है, मार्केट जो है ना वो शॉक की वजह से नीचे आता है या ऊपर जाता है, और अब कोविड का शॉक रह नहीं गया है, कोविड कोई सरप्राइज नहीं रह गया है, वो एक आम बात हो गई। हम सबको पता है कि कैसे उससे लड़ना है, कैसे उससे उभरना है। हाँ, इससे एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया को फायदा मिल सकता है, क्योंकि चाइना में भी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, और चाइना ही नहीं बाकी जो और कंट्रीज के अंदर भी कोविड की सिचुएशन चल रही है, उससे डेफिनेटली इंडिया में बहुत सारी थीम्स पे काम किया जाएगा और इंडिया का नाम जो है फिर से एक बार ऊपर आएगा। 3 सेक्टर्स जो शॉर्ट टर्म में काफी आगे जा सकते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और साथ साथ में आपका कंजम्पशन सेक्टर। 2023 में वैभव के अकॉर्डिंग मार्केट जो है थोड़ी सी साइडवेज रहने वाली है, यानी ना ही बहुत ज्यादा ऊपर ना ही बहुत ज्यादा नीचे जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है वैभव को कि इस समय इंडिया जो है वो ओवर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रीट्स के बारे में भी हमने आज बहुत कुछ सीखा। देखिए, रीट्स उन लोगों के लिए है जो लोग प्रॉपर्टी से रेंट कमाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोग प्रॉपर्टी में कुछ यील्ड कमाना चाहते हैं, रेंट कमाना चाहते हैं, उसके ऊपर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शायद आपको सूट ना करें, उसके लिए आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका टिकट साइज जो है बहुत बड़ा होता है, इसके चलते हर आम आदमी जो है, आम इन्वेस्टर जो है, वो प्रॉपर्टीज में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, और वहां पे रोल आता है किन का? रीट्स का। साथ ही साथ आप रीट्स को यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने इक्विटी से होने वाले रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। एक खास बात जो हमने वैभव से सीखी वो ये कि आपको अपने 2 तरह के पोर्टफोलियो बना के रखने चाहिए, जैसे कि कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो है जिसमें आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो है एंट्री लेते हैं, उन्हें लॉन्ग रन के लिए उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो जिसपे आप लोग मोमेंटम देख के या फिर जो मार्केट में मैक्रो फैक्टर्स चल रहे होते हैं उनके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते हैं। हो सकता है आप 1 हफ्ते में एग्जिट ले जाएं, हो सकता है आप 6 महीने में एग्जिट ले जाएं, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उन पोर्टफोलियोज के लिए नहीं होती है। जब आईपीओस की बात चली तो आईपीओस पे इनका कहना था कि शॉर्ट रन में अगर आप लोग लिस्टिंग गेन्स कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को आईपीओस में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको इंतजार कर लेना चाहिए कंपनी के जब 2-3
क्वार्टर के रिजल्ट बाहर आ जाए तो उसके बेसिस पे आप लोग अपनी कॉल ले सकते हैं। अच्छे आईपीओ कैसे ढूंढे उसका एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया कि आपको ये देखना है कि डे 1 पे जो रिटेल वाला पोर्शन है अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है या फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को हमें बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए और अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्टॉक टिप्स से जो है दूर रहना चाहिए और अपनी खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हम इतना सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड विश यू ऑल अ ग्रेट हैप्पी 2023। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.